कई बार बच्चों को पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेस्ट ये हो गई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बिल्कुल सेम डेफिनीशन है, ठीक है। तो लिखिए हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर, या इंटरन्यूक्लियस भी लिख सकते हो आप, एक ही चीज़ है। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between half of internuclear distance between two atoms of metal, bonded together by metallic bond, is called metallic radius. Half of internucleus or internuclear, half of internucleus distance between two atoms of metal bonded together by metallic bond is called metallic radius, है ना। ये metallic radius हमारी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो ये भी वही होता है, सिंपली आपका फॉर्मूला इसका भी वही होता है मेटेलिक रेडियस का, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इज मेटेलिक रेडियस। अब इसका कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, इसलिए हम कोई डेटा वाइज नहीं लिखवा रहे इसको। और आपको फिर से यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, याद रखनी है आपको। वो क्या, एक कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है हमारी कौन सी रेडियस, मेटेलिक रेडियस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मेटेलिक रेडियस स्मॉलर देन वान डर वाल रेडियस, है ना, ये ध्यान रखना है। वान डर वाल रेडियस से छोटी होती है। इसको कर लीजिए। अब फाइनली आते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वान डर वाल्स रेडियस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो देखते हैं। हाँ इतने। सेम वही होती है, सभी एटॉमिक रेडियस की यूनिट वही होती है। एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, कोई भी रेडियस मापी जाएगी उसकी यूनिट डिस्टेंस की यूनिट ही होगी। अब मेटेलिक बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल नहीं होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड एरिया सिंपली अट्रैक्शन बताया ना, पॉजिटिव मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है। सिंगल डबल ट्रिपल से भी एक ही बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड। उसके अलावा दूसरा कोई बॉन्ड कभी डबल ट्रिपल हो ही नहीं सकता। ऑल बॉन्ड्स आर आइदर अट्रैक्शन और फिर सिंगली बॉन्डेड होते हैं। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही सिंगल डबल ट्रिपल होते हैं, बाकी कोई बॉन्ड आपका डबल ट्रिपल नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज वान डर वाल्स रेडियस, है ना। ये रेडियस जिसमें भी आ गई उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, और जनरली ये रेडियस गैसेस में पाई जाती है आपकी, है ना। तो देखिए थर्ड वन है हमारी वान डर वाल्स रेडियस।
वॉन डर वॉल्स। वॉन डर वॉल को जनरली अलग अलग ही लिखा जाता है, आप कंबाइन करके भी लिख दो तो कोई गलत नहीं, लेकिन जनरली ऐसे ही लिखा जाता है तो हम वैसे ही लिखते हैं। तो वॉन डर वॉल्स रेडियस क्या होती है? अब बहुत ख़ास बात है, देखिए वॉन डर वॉल रेडियस क्या होती है, कहाँ निकाली जाती है वॉन डर वॉल रेडियस। मान लीजिए कोई एक एटम से है आपका, कोई एक मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, उस मॉलिक्यूल के 2 एटम ए हो गए। अब हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, वो क्या कहलाती है? कोवेलेंट रेडियस। लेकिन वॉन डर वॉल रेडियस कहाँ आती है? नॉन बॉन्डिंग एटम्स में। एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल ए रखा हुआ है, ये है आपका। तो आप जब बॉन्डेड एटम में हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बगल में पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा हुआ है। अब जैसे Cl2 है, Cl2 का एक मॉलिक्यूल ये समझ लो, और Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो Cl2 में अपने एटम्स के बीच में तो कौन सी रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस। लेकिन एक Cl2 दूसरे Cl2 से कैसे जुड़ा हुआ है? अब हमने कहा गैसेस साथ में चल रही हैं, आपने देखा ना हवा साथ में फ्लो करती है। अब भले ही एयर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी साथ में फ्लो तो करती है ना, तो कुछ तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये वाला Cl2 इस वाले Cl2 से किसी बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, वही वीक अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है आपका वॉन डर वॉल्स फोर्स। तो यहाँ जब आप 2 बॉन्डेड एटम्स का हाफ लेते हैं तो कोवेलेंट रेडियस, और जब आप 2 एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, नेबरिंग और सबसे पास का, इसका एडजेसेंट ए कहलाएगा, और मतलब ए वाला इसका एडजेसेंट नहीं कहलाएगा, इसका एडजेसेंट। अब ये तो इसी का है, इसको थोड़ी एडजेसेंट बोलेंगे, तो इसी का पार्ट है ना। एडजेसेंट मतलब उसको छोड़ के उसके सबसे बगल का, तो इस वाले एटम्स का सबसे बगल का एडजेसेंट एटम्स ए कहलाएगा आपको। तो जो 2 एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, सबसे पास के जो नॉन बॉन्डेड 2 एडजेसेंट एटम्स हैं, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हमारा क्या कहलाता है? वॉन डर वॉल्स रेडियस। वॉन डर वॉल्स रेडियस को नॉन बॉन्डिंग रेडियस भी कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस? क्योंकि हम जिस एटम्स में निकाल रहे हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये रेडियस पाई जाती है गैसेस में, क्योंकि गैसेस एक दूसरे के साथ हमेशा वीक अट्रैक्शन फोर्स से अटैच होती हैं। वही वीक अट्रैक्शन फोर्स हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है? वॉन डर वॉल्स फोर्स कहलाता है। तो आप समझ रहे हो, पहली वाली निकाली थी हमने ओवरलैपिंग में, दूसरी वाली कुछ हमने इस प्रकार से निकाली, और तीसरी वाली अब हम इस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस से बड़ी वॉन डर वॉल रेडियस। तो ये जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इसका न्यूक्लियस मान लिया हमने यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस मान लिया हमने। तो जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन 2 एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स, इसी का हाफ हमारा क्या कहलाता है? आपका वॉन डर वॉल्स रेडियस। तो दिस वन इज वॉन डर वॉल रेडियस। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, दिस वन इज वॉन डर वॉल्स रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो अ वॉन डर वॉल रेडियस, दिस इज ऑल्सो। और ए भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही कहलाएगी, लेकिन किसके बीच में? नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में। ए भी आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, लेकिन नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की है। तो अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम किस में होती है? कोवेलेंट में। उससे ज़्यादा होती है मेटेलिक में, और सबसे ज़्यादा हो जाती है हमारी वॉन डर वॉल्स में। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जैसे हम आपसे पूछें कि इनर्ट गैसेस, ये है हीलियम का एक एटम या एक मॉलिक्यूल। अब हीलियम का एटम भी वही होता है, मॉलिक्यूल भी वही होता है, कोई दूसरा फॉर्म तो होता नहीं, मोनोएटॉमिक होते हैं। और हीलियम का दूसरा एटम ए है। क्या आप कभी ऐसे लिखते हो क्या He2? क्योंकि He2 होता ही नहीं, मतलब ए अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। तो एक हीलियम ए है और एक हीलियम ए है। अब ये 2 एटम्स हैं, एक हीलियम का दूसरा। अब इनके बीच में जो रेडियस पाई जाती है वो कौन सी रेडियस होगी? वॉन डर वॉल रेडियस। तो ध्यान रखिएगा, इनर्ट गैसेस में हमेशा कौन सी रेडियस होती है? वॉन डर वॉल पूछा भी गया है। अब यही एक्सेप्शन का कारण है।
जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो साइज घटती है। लिथियम से छोटा बेरिलियम है, बेरिलियम से छोटा बोरोन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेकिन इस साइड साइज डिक्रीज होती जाती है, लेकिन नियॉन की लास्ट में सबसे बड़ी हो जाती है। रीजन नियॉन में कौन सी रेडियस है? वैन डर वाल्स रेडियस, नॉन बॉन्डिंग रेडियस है, और नॉन बॉन्डिंग रेडियस सबसे बड़ी होती है। इसी प्रकार इस ग्रुप में आप जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है, उसका रीजन बताएंगे हम क्या क्या होता है। तो लिथियम से छोटा मैग्नीशियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन यहाँ नियॉन सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आर्गन। लेकिन फिर यहाँ से क्रिप्टॉन से, जीनॉन से और रेडॉन से, ये इनसे तो बड़ा होता है, इनसे तो बड़ा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़े नहीं होते। सबसे बड़े आपके फिर यही होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम आपको अभी थोड़ी देर में दूर करते हैं सभी डाउट। तो ये हो गई आपकी वैन डर वाल्स रेडियस। और ये भी जो हीलियम के दो एटम्स हैं, ये इनर्ट गैसेस है आपकी, और इसके भी सेंटर का जो हाफ होगा, दिस हाफ विल कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। दिस इज अ वैन डर वाल्स रेडियस, दिस वन इज ऑल्सो अ वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स रेडियस कभी भी पूछे आपसे किस में पाई जाती है, तो पहला आंसर होना चाहिए हमारा इनर्ट गैसेस में, या सिंपली हम कह सकते हैं कि किस में पाई जाती है हमारी ये नॉन बॉन्डिंग रेडियस है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैसेस में, क्योंकि गैसेस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डेड नहीं होता है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे होते हैं? बॉन्डेड। सॉलिड के भी मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? एक दूसरे से बॉन्डेड। गैसें ही वो चीज़ है जो आपस में बॉन्डेड नहीं होती है। तो वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में हम लिखते हैं आपको व्हाट इज। ये भी क्या होते हैं ना कि इनका जो एटॉमिक ए एग्जिस्ट, अब जैसे कि हमने लिखवाया था कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें जो इनर्ट गैसेस हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है और एटॉमिक फार्मूला भी वही होता है। तो इनके केस में और कोई तरीका नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो बना नहीं सकते, तो इनकी इसी स्टेट में निकाली जाती है। और ये एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ऑक्सीजन की हम O2 के फॉर्म में निकालेंगे। हाइड्रोजन सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता तो H2 के फॉर्म में, लेकिन ये डायरेक्टली सिंगली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी निकाल लेते हैं। तो वो जनरली हमने कहा था आपसे कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट और आइसोलेटेड स्टेट और अलोन, बट हीलियम का एटम एग्जिस्ट करता है, नेचुरल है, तो इसकी निकाली गई है। इलेक्ट्रॉन वो भी एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री मानी जाएगी। ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन की जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इस साइंटिफिक तौर पे बुक्स पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट दूरी तक भी जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट उसका पड़ा रहेगा। तो एक बाउंड्री हाइपोथेटिकली माननी पड़ती है। जैसे हम किसी चीज़ को मान लेते, हमने इतना ही 1 मीटर माना, तो शुरुआत करनी पड़ती है, तो कहीं एक डिस्टेंस मान ली जाती है कि यहाँ पर है आपका, तो वो फिर लेके चलना पड़ता है। कई बार चीज़ें मान के चलनी पड़ती है, जैसे अगर हम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिसाइड नहीं करते तो फिर किलोमीटर भी कभी नहीं आता है ना, तो फिर लेके चलना पड़ता है, तो फिर वो वहाँ से कॉन्सेप्ट मान के चलने पड़ते हैं। बनाना है, पहले डेफिनेशन लिख लेते, बना लीजिए, लिखिए। हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी वैन डर वाल्स रेडियस निकाली जाती है तो चाहे एटम किसी फॉर्म में हो, उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में उसकी डेफिनेट पोजीशन पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो वैन डर वाल्स रेडियस होती है ये हमेशा, अब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो गैसें होती ही नहीं है, जनरली वो आपके सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं। हालांकि गैसेस भी होती हैं आपकी, जैसे मीथेन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो गैस है। अमोनिया में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, वो गैस है। CO2 में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, गैस है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वाला आपका सॉलिड भी होता है, जैसे डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड है। ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड है। लिक्विड में भी कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं आपके, जैसे कि बेंजीन वगैरह हो गए, ईथर, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड ही आपके होते हैं। लेकिन जनरली जब भी वैन डर वाल्स रेडियस होगी तो 100% ही आप मान लीजिए वो गैसेस में होंगी आपकी। तो गैसेसियस फॉर्म में डिस्टेंस को मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आप समझते हो, एक रैंडमली मूव करती हैं तो वो एक पोजीशन डेफिनेट नहीं लाई जा सकती है। तो वैन डर वाल्स रेडियस, अब
फिजिकल स्टेट तो चेंज कर सकते हैं ना हम, किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस को लिक्विड से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में हम ला सकते हैं आपके। तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज की जाती है, इसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है, इनको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। तो वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा गैसियस की सॉलिड फॉर्म में निकाली जाती है। तो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू TW वाला टू बिटवीन टू एडजेसिएंट वर्ड आपको अच्छा नहीं लगता हो तो नियरेस्ट, सबसे पास के भी लिख सकते हो, नियरेस्ट। तो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसिएंट एटम्स belonging to ध्यान से देखना, belonging to different molecules called van der Waals radius, called van der Waals radius. Half of internuclear distance between two adjacent atoms belonging to two different molecules called van der Waals radius. देखिए, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स होने चाहिए, लेकिन वो किसके होने चाहिए? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के। बॉन्डेड में तो एडजेसेंट ये हो जाएगा, नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट यही कहलाएगा, नॉन बॉन्डेड में एडजेसेंट ये नहीं कहलाएगा। तो बॉन्डेड एडजेसेंट में नहीं चाहिए, मैं नॉन बॉन्डेड सबसे पास वाला जो एटम होगा उसके बीच की जो हाफ डिस्टेंस होगी वही हाफ डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी? वैन डर वाल्स रेडियस। तो द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। टू और मोर कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बेटा? इनके बीच में कहाँ कोई कोवैलेंट बॉन्ड है? तो दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा ये होगा, इनके और इनके बीच में तो कोई कोवैलेंट बॉन्ड है नहीं है। दो कोवैलेंटेड बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के दो एडजेसेंट एटम जो नॉन बॉन्डेड है उनका हाफ क्या कहलाएगा? आपका वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, लिखिए, इतना बना लीजिए डायग्राम, फिर इसी में कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स ए है वैन डर वाल्स रेडियस VWR always determined in solid state। सॉलिड में नहीं कह रहे बच्चों हम, सॉलिड स्टेट में, गैसेस को सॉलिड में लाया जाता है ना, ध्यान। वैन डर वाल्स रेडियस ऑलवेज डिटरमाइन इन सॉलिड स्टेट। तो पहला की पॉइंट आपका ये है कि ये हमेशा सॉलिड स्टेट में निकाली जाती है। दूसरा की पॉइंट, पहला वाला तो आप याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या हम कह दें सब कुछ यही है। वैन डर वाल्स radius is also called Van der Waals radius is also called non-bonding radius, is also called non-bonding radius, is also called non-bonding radius,
रेडियस, नॉन बॉन्डिंग रेडियस, वैन डर वाल रेडियस आपकी नॉन बॉन्डिंग रेडियस कहलाती है। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं हम, मोस्टली फाउंड इन, किस में पाई जाती है, इनर्ट गैसेस में, ध्यान रखिएगा ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आप क्लास 12 के बच्चों से पूछिएगा कि इनर्ट गैसेस की साइज़ क्यों बड़ी होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, यही आंसर है कि इनर्ट गैसेस की साइज़ इसलिए बड़ी होती है क्योंकि उनमें वैन डर वाल रेडियस पाई जाती है। तो सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैन डर वाल रेडियस का। वैन डर वाल रेडियस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस, मोस्टली फाउंड इन इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस में पाई जाती है। और थर्ड पॉइंट तो आप लोगों को पता ही है, हम तब से लिखते आ रहे हैं। तो जब इस प्रकार की निकाली थी हमने, तो ये कौन सी थी, कोवेलेंट रेडियस। जब इस प्रकार से निकाली हमने, तो ये कौन है आपकी, वैन डर वाल, एक मेटेलिक रेडियस। और जब हमने इस प्रकार से निकाली, तो ये कौन है, वैन डर। तो सबसे बड़ी रेडियस कौन होगी हमारी, वैन डर वाल रेडियस हमारी सबसे बड़ी होगी। तो यही लिखना है हमें कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी है, कोवेलेंट रेडियस से बड़ी है आपकी मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस से बड़ी है आपकी वैन डर वाल रेडियस। ये सिर्फ डेफिनेशंस ख़त्म हुई हैं आपकी रेडियस की। अब हमें फैक्टर्स देखने, हमने बताया था ना कि जब हम आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो होती क्या है वो जानेंगे। सेकेंड नंबर पे हम जानेंगे फैक्टर्स, मतलब ये जो रेडियस है क्या ये छोटी भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती है, बिल्कुल छोटी बड़ी हो सकती हैं। कैसे, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी हैं उनकी। तो कंडीशंस पे आपकी ये जो रेडियस होती हैं ये छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है। कैसे, वो देखते हैं अभी। लेकिन नॉर्मल स्टेट में डाटा फिक्स है, जितनी होती है उतनी होती है। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हमेशा इन्हीं 3 फॉर्म में निकाला जाएगा। अब देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस अगर हम बाहर से कंडीशन चेंज करें या कोई एक्सेप्शनल कंडीशन लगाएं तो क्या रेडियस घटेगी बढ़ेगी, क्या होगी, हाँ बिल्कुल घटेगी बढ़ेगी। देखते हैं क्या होगा। और फिर हम चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। आखिर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है और लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर भी एक्सेप्शन है और टॉप टू बॉटम जाने पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 10% है, 90% कॉमन चलेगा आपका, और वो 10% एक्सेप्शन बिल्कुल हाईलाइट करके आपको लिखवा देंगे, तो आप उनको हमेशा याद रखना। डालिए हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। फैक्टर्स अफेक्टिंग affecting एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। बिल्कुल बच्चों, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी जब आप कहोगे, जब सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपका आंसर आपके ना चाहते हुए दिमाग में आंसर आएगा अपने आप। जैसे कि अब हम आपसे पूछें क्वेश्चन, देना दिमाग खुद आंसर बताएगा। जैसे हम पूछें कि नियॉन की साइज फ्लोरीन से बड़ी क्यों है, नॉन बॉन्डिंग रेडियस है। तो ये आपके अब IQ डेवलप होना चालू हो जाएंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति साइंस समझ में आपको आएगा। तो ये धीरे धीरे करके आपको डेवलप करते जाना, ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चलने चालू हो जाएंगे। और ये बेस चल रहा है आपका, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर लिखते हैं हम, फर्स्ट वन,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप हमारे ख्याल से आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानने लगे हैं। कितना है उससे मतलब नहीं है, कितना लग रहा है उससे मतलब है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम सरल भाषा में कह दें तो यह वो अट्रैक्शन है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है ना। बाकी वाले से हमें मतलब नहीं है, ये जो लग रहा है उससे मतलब है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये है आपका जेड इफेक्टिव। तो आप लोग बताइए अपने कॉमन सेंस से, चाहे कोई भी रेडियस हो, उससे क्या करना है। अगर किसी भी कारण से अगर यहाँ का चार्ज बाहर वाले पे बढ़ रहा है तो साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे इतना घबरा के बोलो ना आराम से। अगर हमने कहा कि किसी भी कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो साइज क्या होगी। तो बस यही तो बोलना है। तो ये तो बिल्कुल यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना हमेशा जो साइज होगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा उतनी साइज कम होती जाएगी। अब यही कारण है कि जब पीरियड में हम चलते हैं तो साइज घटती है। यहाँ देखिए सोम, लिथियम से लेके यहाँ तक चल रहे हैं फ्लोरीन तक। इसकी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये तो अलग ही हैं, इनमें तो वैन डेर वाल्स रेडियस है, तो इनसे अपन पहले ही से दूर रह रहे। भैया तुम सबसे बड़े हो, हमें इनमें आपसे तुलना नहीं करेंगे हम। जब उनको बॉन्ड ही नहीं बनाना है तो वे बड़ी हो गई सबसे। अब इन सब में बॉन्ड पाए जाने हैं तो बेचारे छोटे छोटे से हैं, तो इनमें कंपेरिजन करेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम लिथियम से लेके यहाँ फ्लोरीन तक गए, ठीक है, लिथियम टू फ्लोरीन, ली बी सिनोफनी है ना, सिनोफनी। नी को तो हम दूर से ही परिणाम कर लेंगे, सबसे बड़े हैं इनमें से, सबसे बड़े नी हैं आपके। जब लिथियम से लेके हम यहाँ तक जा रहे हैं फ्लोरीन तक, तो दिखाई बताइए इनका पीरियड नंबर क्या है, 2। मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है, सेकेंड पे ही है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन किस पे था, सेकेंड पे ही था। तो लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड पोजीशन पे है। ये पीरियड में समझा रहे हैं कि साइज क्यों घटती है। और फ्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड पोजीशन पे ही है। उसके बाद जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, अंदर की सेल में एक घूम रहे हैं, कहीं यहाँ घूम रहे हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन लिथियम के पास प्रोटॉन कितने थे, 3, और फ्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्रोटॉन है। तो सेकेंड सेल पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था उस पे यहाँ पर 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, और उसी सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा होगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा साइज क्या होती है, घटती है ना। ये धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दो, अब आप कहोगे सर अगर 9 प्रोटॉन आए तो 9 इलेक्ट्रॉन भी तो आए, तो हम कौन नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस समझदार है ना, उसको 9 से मतलब नहीं है, उसको अपने टारगेट से मतलब है। उसका टारगेट तो दूर नहीं गया ना, है ना। और वो 9 इलेक्ट्रॉन आए हैं आपके, अगर हम देख लें तो इसका क्या था, फर्स्ट एस 2s1, इसका फर्स्ट एस 2s2, इसका फर्स्ट एस 2s2 2p1, तो फर्स्ट एस 2s2 2p1। तो अब देखो इसकी, चाहे हम इसकी देख लें चाहे इसकी देख लें, यहाँ पर 2s में एक s है और यहीं पर एक p है, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसी p में आएंगे ना, सब p में, तो p में ये घूम रहे हैं, तो अंदर तो कुछ स्क्रीनिंग आई नहीं, वो अपने घूमे जा रहे हैं। स्क्रीनिंग तो अंदर से ही लगेगी ना। अब बाहर वाला, जैसे एक बच्चा खड़ा है, हम उसको बगल ही से पकड़े हैं तो सामने वाला हमें खींच के ले जाएगा, हमारी ताकत थोड़ी। हाँ, अगर पीछे से हमें पकड़ता वो तो उसको स्ट्रेंथ मिलती। तो बगल में ही घूम रहे हैं, बगल में घूमने से उसको क्या फ़र्क पड़ना, बगल में घूमने से इसकी मदद और कर देंगे वो, है ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, दूर दूर हट जाएंगे, आराम से इसको अट्रैक्ट कर लेगा और साइज डिक्रीज जाएगी। तो यही रीज़न है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज घटती, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी साइज इसकी यहाँ पर,
यहाँ पर सबसे छोटी साइज इसकी, कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ सबसे छोटी साइज इसकी, यहाँ सबसे छोटी इसकी, यहाँ सबसे छोटी इसकी। लेकिन फिर एक चीज़ जो हम बोलते बोलते रुक जाते हैं कि पेयर में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है, लेकिन इस वाले ग्रुप